समुदाय क्या सोचता है? पहाड़ी का तो समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर वोट ये अलायंस को दे सकते हैं, लेकिन गुजर में क्या भावना है उसके लिए मैं बात करूंगा। आपका नाम? जी, नाचीज़ को प्रोफेसर M.K. वक़ार कहते हैं। मैं नेशनल अवार्डी हूँ और गुजर बकरवाल तबके से प्रोफेसर अब्दुल गनी आसरी के बाद पहला PhD हूँ। आप ये बताइए गुज्जर तो मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आइडियोलॉजिकली तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि जहाँ तक गुजर बकरवाल तबके का तल्लक है तो वो सारा का सारा 90% लोग जो हैं वो यहाँ मियाँ अल्ताफ़ के साथ जा रहे हैं रजौरी पुंछ से। इसके अलावा जहाँ तक पहाड़ियों का मामला है तो अब मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इनको खुश करने के लिए ड्रामे तो ज़रूर किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना चूंकि कैंडिडेट नहीं उतारा, इसलिए बीजेपी का जो थोड़ा बहुत वोटर है वो तजब्जुब में है कि हम वो बैट को देंगे अपना, या वो जो डस्टबिन आज़ाद साहब ने जो बाल्टी बनाई है उसमें देंगे। अब इनको पता नहीं है, इसलिए मजबूरन बीजेपी का वोट तो ज़ाया हो रहा है। अब रहा दूसरा मसला कि पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ या बकरवाल हूँ या जो भी कांग्रेस के लोग हूँ या नेशनल कांग्रेस के लोग हूँ, जिस तबका के लोग भी होंगे वो यहाँ तो मियाँ अल्ताफ़ के साथ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊंगा जो मेरे साथियों ने बताई। वहाँ उर्स होता है उनके, चूँकि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, बाबा जी साहब के वो पोते हैं, तो जब उर्स होता है तो रजौरी पुंछ से कम और बेश 2.5 लाख लोग जो है वो उर्स में होता है। घास काटने का मौका होता है, 1 लाख से 1.5 लाख लोग वहाँ होते हैं। अब यहाँ जो मियाँ अल्ताफ़ का जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा है कि पार्टी से ऊंचा होकर भी वो शख्स की सुनामी है। वो ऊंचे हैं, उसका वो अलग टॉपिक है, किसको आप वोट देंगे। जो आपको लगता है एज ए गुजर जी, जो पहाड़ियों को मिला है उससे आपको इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। दूसरा कि अब जो ताकतें कुछ लोग कह रहे थे इंतशार, देखिए इंतशार जो पैदा करने की, उनको क्या? देखिए, गुजर को किसी गुजर बकरवाल को कोई इंतजार इसलिए नहीं है कि उनका 10% रिजर्व है। अब पार्टियों का नुकसान हुआ इस 10% से। अगर आप डीपली सोचेंगे तो उनका जो ALC का, OBC का, SC का, RBA का कोटा वो खत्म हो गया, तो 10% में इनको मिला क्या? डाके 3 पात। अच्छा, आगे असेंबली इलेक्शंस हैं जी, उसमें क्या करने जा रहे हैं? उसमें असेंबली इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये एहतियात जो है बरकरार अगर रहा तो बहुत अच्छी बात होगी, तो नहीं एहतियात बरकरार होगा तो आप देख लें इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपना काम चला रही है। कम्युनिटी, अब पहाड़ियों से मैं बात करूंगा। पहाड़ी तो अभी नहीं बीजेपी को दे रहे, आगे विधानसभा पोल्स में जरूर वो अपना कैंडिडेट है, तो आप उनको देंगे? देखिए, आप एक चीज़ आप याद रखें कि ह्यूमन नेचर जो है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक तो होता नहीं है। आगे सिचुएशन कैसी हो इस बात का कोई पता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से जो है वो फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लो कि आज जो कांग्रेस में है कल बीजेपी में हो सकता है, कल बीजेपी में जो है वो आज कांग्रेस के गीत गा सकता है। ऐसा नहीं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डायनामिक है, वक्त के की बात कर रहे हैं। देखिए, बात हो गई, अब मैं आपके पास फिर आऊँगा। ये मुद्दे जो है पॉलिटिकली ही हैं, लेकिन मैं एज ए सिटीजन आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी एज ए सिटीजन भी पूछूंगा, ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी है। यहाँ मुद्दे क्या हैं राजौरी के? अगर हम देखें, रिजर्वेशन का मुद्दा छोड़ दीजिए, वो हो गया। यहाँ क्या क्या, क्योंकि जब मैं पुंछ में था तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है, डेवलपमेंट नहीं है, लोग रोजगार चाहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ राजौरी में क्या मेन इशू है? सर, मेन इशू यही है कि यूथ परेशान है बेसिकली। वो उसकी मेन वजह यही है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। दूसरा ये है कि महंगाई है। जब यूपीए फर्स्ट और सेकंड थे उस वक्त सिलेंडर जो थे वो 375 में मिलता था। इस तरह से मेन जो इशू है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। और क्या क्या बाकी? और भी बड़े इशू हैं, जैसे आप रोडों के इशू देख लो। देखिए, बीजेपी से इस पर काउंटर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है और यहाँ अंडर डेवलपमेंट है, कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपको, आज तो आप नहीं लड़ रहे हैं, विधानसभा पोल्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, आप जम्मू से आए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना, आपने भी देखी होगी सड़कें। मतलब जो हमें यहाँ से 6 घंटे जम्मू पहुँचने में लगते थे, आज मुझे लगता है जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे लगेंगे। आज आप इंटीरियर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, 20-20 करोड़ रुपए के पानी के जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, एक एक पंचायत के अंदर 400-500 लोगों को घर देने का काम अगर सरकार ने किया है तो ये छोटे काम है। उसके साथ साथ आप गोल्डन कार्ड की बात की जाए, एक गरीब को मुफ्त 5 लाख का इलाज। मैं ये पूछना चाहता हूं जो हमारे साथी यहाँ पे बात कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की, इनसे ये पूछा जाए, ये 70 साल मतलब तकरीबन 60 साल लोगों ने मुल्क के ऊपर राज किया, 60 साल तक लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, चाहे पानी की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे सड़क की बात की जाए, ये प्रोवाइड नहीं कर सके, तो किस मुंह से ये बात बोले? कांग्रेस के लोग इस पे काउंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 70 साल, तभी इन्होंने जो किया है वो लाजवाब है, जबरदस्त है। देखिए,
कांग्रेस जो आज बीजेपी बेच रही है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। देश आज़ाद हुआ था तो थी यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज अगर एम्स, आईआईटी, हॉस्पिटल्स, मेरे दोस्त जिस स्कूल में पढ़ के, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के लॉ की होगी वो भी कांग्रेस ने ही बनाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कैंडिडेट क्यों देखिए कैंडिडेट क्यों नहीं? ये देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टीज की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर जो हमारी रियासी पार्लियामेंट्री सीट थी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट क्यों नहीं था? ये पार्टीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है सेंट्रल लीडरशिप का, जो उनका फैसला है। हम नीचे जो वर्कर हैं पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। और यहां तक रजौरी पुंछ के लोगों की बात है, चाहे पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात की जाए, चाहे हम गुज्जर समुदाय के लोगों की बात की जाए, यहाँ पे प्रोफेसर साहब मान रहे थे, एडमिट कर रहे थे कि गुज्जर समुदाय के लोगों को कोई एतराज नहीं, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मेरे सामने, यहाँ पे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हम सब लोगों के साथ इंसाफ करने वाले लोग हैं, और प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। यही फर्क है भारतीय जनता आप इससे मुतफिक हैं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंसाफ किया? देखिए, यहाँ इफ्तिखार साहब ने जो बात आपके सामने रखी, कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट सारे बनाए थे। अब इत्तेफाक से जो है इनके मौका में, जब इनको मौका मिला बीजेपी को, इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुए। ये नहीं मैं कह ये सकता। कह रहे हैं कि गुजरों को उनका हक नहीं छीना गया, रिजर्वेशन इनको पहाड़ियों को दी गई, लेकिन आपका देखिए, हमें पहाड़ियों का दुख है कि उनको जो दिया गया वो उन बेचारों के लिए, उनका जो हक था वो हक उनका खाया गया। आरबीआई का दूसरा तीसरा और 10% उनको दे दिया, उसमें भी शहर शामिल कर दिया, सिटी के लोग शामिल कर दिए। पहाड़ी कहाँ जाएंगे? किसकी माँ को मौसी कहेंगे? रही बात ये कि गुजर का तो हक जो है वो तो अपनी जगह रह गया, 10% रिजर्व ही रह गया, उसमें किसी का शेयर नहीं है, गुजरों को कोई एतराज नहीं है। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, लगातार हम देख रहे हैं कि आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गुज्जर्स और पहाड़ीज को बांटने की कोशिश की गई, हालांकि जो हमने भी देखा कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ। इनको अपना हक मिल गया, लेकिन गुज्जर्स को अपना हक उनसे नहीं छीना गया। तो आप ये बताएं, कहीं ये तो नहीं कि आप भी भड़काने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो हमेशा यही रहा कि ये दोनों कौमें आपस में मिल के रहें। दूसरा, आपने आज तक क्यों नहीं किया जो बीजेपी ने किया? आप क्यों नहीं कर पाए? आपको दुख है? अगर आपने रिजर्वेशन दी होती तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखिए, हमारी रीजनल पार्टी है, हमने रिकमेंड किया था, फारूक साहब ने भी किया था। अब ये सारा कुछ होना था सेंटर से, बीजेपी ने किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, हर जगह यही कह रहे हैं कि रजौरी के पहाड़ियों को ये दिया गया। क्या सिर्फ पहाड़ियों को दिया गया? क्या ये एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर नहीं लगाते? गद्दी सिपी के ऊपर नहीं लगाते? कोहलीज हैं उनके ऊपर नहीं लगाते? इन सबको तो दिया गया। आपने यहाँ आके वादा किया कि रजौरी, पुंछ और करना के पहाड़ियों को दिया जाएगा। इसके बाद इतने सारे लोग आपने बीच में लाए, आपने हर जगह से लाए, तो ये एहसान तो आपने उन पे भी किया ना। इस तरह से जाके आप वोट उनसे भी मांगे, जिस तरह से बार बार एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं। कैंडिडेट ये अपना दे नहीं सके, पहले तो इनको अपना कैंडिडेट देना चाहिए था। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बीजेपी वाले, इसीलिए अपना कभी कहते हैं हमारा प्रॉक्सी कैंडिडेट है, कभी वो बैट बल्ले को कहते हैं। आज की डेट में भी अभी बीजेपी के हमारे साथी ने ये कहा कि कांग्रेस भी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, एनसी ने छोड़ा है, एनसीपी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, कांग्रेस ने छोड़ा है। हमने एक दूसरे को छोड़ा, आपने किसके लिए छोड़ा है? आपका अलायंस किसके साथ है? ये तो बिल्ली थैले से बाहर तो आए, ये तो बताएं आप किसकी मदद करना चाहते हैं। मैं बीजेपी का थोड़ा इस पर टेक लेना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपने बर्बाद कर दिया 370, और मैं पूछ भी गया था, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे थे कि 370 पर आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है? देखिए, ये शफीक मीर साहब भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में लोगों को गुमराह किया कि आप हमारा एक डीडीसी, एक आप भी जानते हो कि काउंसलर अगर बनता है, क्या वो 370 को वापस ला सकता है? और आज फिर से वही जो पहला इनका इलाप था, वही इलापना शुरू कर दिया इन्होंने कि भी हम 370 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, यहाँ पे पीने का पानी नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी, यहाँ पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। सेंट्रल सरकार ने जनाब मोदी साहब के नेतृत्व में ये सब चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करने का काम इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर कहते हैं कि हमारी जगह हमें दे दो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की नौकरियाँ हमारे नौजवानों को दे दो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। वही चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट में मांगी जाती है तो वो देशद्रोही नहीं होते। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं मणिपुर में गया, मैं नेशनल कमेटी में रहा हूँ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। मैं मणिपुर में गया, मणिपुर में आप बाहर के आदमी जगह नहीं ले सकता। लक्षद्वीप में परमिट की ज़रूरत है, वहाँ इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ एक विशेष वर्ग को हिट करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर का आदमी ये कहता है कि हमारी नौकरियाँ हमें मिलनी चाहिए, इन्होंने जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया है। ठीक है, डिग्रेड किया है, ये कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है नहीं।
काम हुए हैं। पहाड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हो सकता है बीजेपी को उनका सपोर्ट मिलता। गुजर लग रहा है खुशी हैं, और गुजर कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मौके को ज़ाया नहीं होने देते। आगे चल के मौके इनको भी लगता है कुछ और आने हैं उनके लिए। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इस बार हवा इनके फेवर में है। कई गिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके भी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इनका कैंडिडेट आता है तो इनके मसले और मसाइल की तरफ, जो राजौरी बेल्ट में या पुंछ बेल्ट में लोगों के मसले और मसाइल हैं, उसका हल होना चाहिए। और आम लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई पे काबू होना चाहिए। अब क्या होता है, ये 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे, 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर राजौरी पुंछ के लोगों ने किसको वोट दिया है। तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। हमारा ये चुनावी सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे और मेरे कैमरामैन आशु को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। किसानों लोकसभा इलेक्शंस की गहमा गहमी है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं। जम्मू, रियासी और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हो चुके हैं। लेकिन अगर हम तीसरे फेज़ की बात करें तो तीसरे फेज़ में अब वैली की 2 सीटों पे और 25 मई है उसमें जो अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट है, जिसमें पहले 7 मई को इलेक्शन होने थे, अब उसको 25 तारीख तक डेफर किया गया है और 25 तारीख को ही इसके इलेक्शन होंगे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कैंडिडेट हैं। मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लड़ रहे हैं। इनके बीच ही कड़ा मुकाबला, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। ये सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि डिलिमिटेशन के बाद जो अनंतनाग की सीट है उसके साथ राजौरी और पुंछ को जोड़ा गया, और इस वजह से पहले कंट्रोवर्सी भी इस पर बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये मानना पड़ा कि नहीं, अगर ये डिलिमिटेशन का फैसला हुआ है तो वो उसके साथ ही जाएंगे। मैं इस वक्त पुंछ के सुरनकोट एरिया में हूं, और सुरनकोट एरिया में अगर आप देखें तो हर तरफ चुनावी माहौल में लोग आ गए हैं। हालांकि कैंपेनिंग की बात करें तो यहाँ महबूबा मुफ्ती से लेकर मियां अल्ताफ ने कैंपेनिंग की है और लगातार वो आ भी रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल माहौल है, जो इलेक्शन कैंपेन का जो ओवरऑल सिनेरियो, वो इतना ज़्यादा दिखा नहीं। हालांकि कुछ रोड शोज़ यहाँ पे हुए हैं। यहाँ यूथ की अपनी इश्यूज़ हैं, यहाँ जो वोटर है वो अपने अपने इश्यूज़ की बात करता है। मुद्दे क्या हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, ये एक बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ पे कभी मिलिटेंसी का बहुत ही ज़बरदस्त एक डोमिनेंस होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। अब यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सड़कें भी आई हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुए, लेकिन लोगों के मुद्दे क्या क्या हैं, लोग किस किस मुद्दे पर वोट देंगे, इसी पर हम बात करेंगे इसी पुंछ एरिया में, क्योंकि हम आए हैं इनसे बात करने के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख को जब ये वोट डालेंगे तो क्या क्या इश्यूज़ इनके पास हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर ये आगे आएंगे, किन मुद्दों को लेकर, किस कैंडिडेट को लेकर। हम ये नहीं पूछेंगे कि किस कैंडिडेट को, लेकिन हम ये पूछेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे लेकर वो वोट देंगे, क्या क्या चीज़ें देखकर वोट देंगे। यहाँ पे रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बशीर बजाड़। ये बताइए बशीर साहब, आप पहले भी चुनाव में यहाँ पे वोट दे चुके हैं, अब आप अनंतनाग के साथ हो, मुद्दे क्या है यहाँ पे, पुंछ राजौरी के मुद्दे मेन क्या है? आपका क्वेश्चन से पहले आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि टीवी 18 एक ऐसा चलन है जिसको दुनिया भर में देखा जाता है, और ख़ासकर हम जो इस बॉर्डर एरिया के लोग हैं ईमानदारी से बताते हैं। आपकी न्यूज़ जो है वो अच्छी न्यूज़ होती है और सच्चाई पर आधारित होती है। हम बहुत देखते हैं इस चलन को। आपके माध्यम से आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। आज जो इलेक्शन का मुद्दा है, जो कि हमारी ही गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे इस बॉर्डर एरिया के साथ नाइंसाफ़ी की कि हमें यहाँ से पुंछ से उठाया, दूसरे डिवीज़न में कश्मीर के साथ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को लगा दिया अनंतनाग के साथ, जबकि ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में था ना किसी आइन में है। आइन कहती है अगर टॉपोग्राफी लग गया, लोकेशन लग गया, देखने में इलाका लग गया, उसको नहीं जोड़ा जाता था। उस टाइम भी हमारे लोगों ने बहुत एतराज़ किया
कि ये नहीं होना चाहिए था। हमें रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ क्यों जोड़ा गया, जबकि वो इलाका, ये पहाड़ी इलाका देखो, यहाँ से जहाज को भी अगर जाना हो मुश्किल है, तो हमें वहाँ का MP बनेगा, हमें क्या उससे मुलाकात, ना हम जानते हैं ना कुछ है। आज का जो हमारा मुद्दा, जो बिल्कुल पब्लिक बहुत अवेयरनेस रखती है, बिल्कुल वो बड़ी मकदार में रजौरी पुंछ से जो है वोट करेंगे। अगर पहले 70% हुई है, हम 100% पर वोट ले जाएंगे। इसलिए ले जाएंगे जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमें वहां जोड़ा गया है। ऐसे लीडर को बनाएंगे जो हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट में गूंजे। क्या क्या आवाज है? एक तो ये तो आपने कहा भाई बहन साहब, यहाँ लोकल इश्यूज क्या क्या हैं जिनके? लोकल इशू जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा रजौरी पुंछ बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर एक ही फसल मक्की की होती है, वो भी अगर झालाबारी हो जाए खत्म हो जाती है। पहले जो है अगर घर में 2 नफर थे उनको 35 किलो राशन मिलता था, आज चाहे 10 है चाहे कुछ है 5 किलो फिक्स कर दिया गया। पहले तो वहीं से मार पड़ गई। फिर BPL जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या, यहाँ सिटी तो है नहीं है, कोई तजारत नहीं, बिजनेस नहीं, लोग बेरोजगार बैठे हुए। हमारे एरिया के जो बच्चों ने मिलिटेंसी में काम किया, हमारी औरतों मर्दों ने, आज भी यहाँ एक वाकया मिलिटेंसी का हो चुका है जिसके सिलसिला में आप भी आए, लेकिन मिलिटेंसी कौम खत्म करने वाली वो हमारे लोग थे। हमारी बेटियां भैंसे भी चलाती थी, बकरियां भी चलाती थी, लेकिन हिंदुस्तान की LMG को कंधे पर लेकर घूमती थी। मिलिटेंसी हमारी औरतों का भी किरदार है जिन्हें खत्म किया। हिल का जिसे वाकया में आपको पता है, जबकि हम लोगों ने हथियार उठाए, सिविल लोगों ने, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज दोबारा साथ ठा रही है जो यहाँ हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें इस चीज का बड़ा दुख है। आपका नाम? तारिक महमूद। आप क्या गुजर है या ये पहाड़ी है? गुज्जर। गुजर है। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली, आपको कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये तो सियासत है। गुज्जर और पहाड़ी, उन दोनों कौमों को लड़ाना ये सियासत है। ये सियासत का ये आवाज़ है कि गुज्जर और पहाड़ी, हम तो सब एक हैं। अच्छा। यस। तो आप गुजर जो हैं वो आप सेटिस्फाई हैं जो ये पहाड़ियों को मिला है, या आपको आपकी डिमांड्स हैं कुछ जो आपको चाहता है कि जो कैंडिडेट आप चुन के लाएं वो आपकी मसले का हल करें? बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले बेरोज़गारी का मसला है। नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारी स्टेटहुड को तबाह किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लीडर हैं मियां अल्ताफ़ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो आएंगे और हमारे मसले मसाइल को यहाँ पे हल करेंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं। आप क्या नाम? जी मेरा नाम शाहिद अब्बास। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। कंपनी में जॉब। क्या लगता है कि जो कैंडिडेट चुन के आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीदें आपको? बिल्कुल, हमें उनके साथ पूरी उम्मीदें हैं। हमारे जो भी मसले मसाइल है यहाँ के वो हल करें। क्या क्या मसले हैं? बहुत से मसले हैं, जैसे हमारी रोडों के देखो कितनी बहुत तबाही है इधर। हमारा आर्टिकल 370 तोड़ा गया, उसके बाद हमारी स्टेटहुड तोड़ी गई। ये तो हमें दुख है और अफसोस से हम कह रहे हैं हमारे क्यों स्टेट तोड़े है, आर्टिकल 370 क्यों तोड़ा, ये रिमूव होना चाहिए, वापस आना चाहिए। ये डिमांड, हमारी मेन डिमांड ये है। जैसे हमारी रोडों का मुद्दा, इधर रोडों की देखो, आप यहाँ सुनकोट तक चलो जाओगे, क्या बुरी कंडीशन है रोडों की। मेंढर में जाओगे, बहुत ही बुरी कंडीशन है रोडों की। यहाँ के जैसे एक ग्रेविटी लाइन आती है हमारी पानी की यहाँ से, उसमें आज देखो आज 6 महीने से उसको पानी नहीं आ रहा। हर एक, ये हमारा एक पहाड़ी इलाका, इसमें हर एक नया से नया मुद्दा है। यहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं। आपका? जी मेरा नाम मुख्तार अहमद है। आप गुजर हैं? जी जी गुजर। पहाड़ियों को जो मिला है आपको कोई दुख तो नहीं? कोई एतराज नहीं। आप एक यूथ है। हाँ जी, आप एक यूथ हैं, क्या चाहते हैं सरकार? जी, आप जो कैंडिडेट चुन के आएगा, आप क्या चाहते हैं, जो नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि सर जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म होनी चाहिए, और जो हमारा इधर जो देश है इसमें जो है अमन और शांति होनी चाहिए। हाँ जी, अमन और शांति होनी चाहिए। तो बाकी सब जो है ठीक चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। और हम भी जो है कोशिश करते हैं कि हमारा देश जो है वो अच्छा चले और इसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम ना हो। तो शांति चाहते हैं हम। चाहते हैं। देखिए, ये कुछ लोग थे यहाँ पे, ये गुज्जर कम्युनिटी से ज़्यादा तो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन गुज्जर पहाड़ी की बात अलग। लेकिन आम लोग हैं, ये आम वोटर हैं यहाँ सुरंगकोट में, और ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो इनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो उनके मसले और मसाइल को हल करे। आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये जो चुनावी माहौल हम इसको परख रहे हैं पुंछ राजौरी में, इसमें हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे आगे जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं और किसको वो वोट देना चाहेंगे। ये चुनावी माहौल आगे चलता रहेगा।
हम इस वक्त पुंछ राजौरी के चुनावी माहौल पे नज़र दौड़ा रहे हैं और हमने कई लोगों से पहले बात की। अब यूथ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी ये सफ़र कर रहे हैं, यूथ अपने अपने घरों को जा रहे हैं। नौजवान हैं, कई लोग तो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कई पहले भी वोट डाल चुके हैं। इनके मसले और मसाइल अलग होते हैं यूथ के। जानेंगे कि क्या क्या मसले और मसाइल। आपका नाम क्या? मेरा नाम अजहर महमूद। क्या एज है आपकी? 26 है। पहली बार वोट डालना है? पहली बार भी एक बार डाला है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ लोगों की, यूथ के, नौजवानों के? मुद्दे तो बहुत हैं मगर यहाँ पे मिलता कुछ नहीं है, बस वोट लेके भाग ही जाते हैं। अच्छा। किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी है यहाँ पे? और क्या, तो आप क्या करते हो? मैं भी पढ़ता हूँ पढ़ते हो? जी। यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता? कहाँ पे? यहाँ पे तो रोजगार का तो मसला ही कोई नहीं है। जिस वैसा कोई तो सिस्टम ही नहीं देते हैं ना। जो पढ़ता है उसको भी नौकरी मिलती नहीं है, बस बोलते हैं ये है वो है, मिलता कुछ नहीं है। वोट डाल के ये भाग ही जाते हैं, कभी कुछ नहीं, कभी किसी को दिया। तो आप चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो उसको वो आपके मसले हल करे? हाँ वो तो हम चाहते हैं मगर वोट के बाद थोड़े मिलते हैं ये। अच्छा। जी जी। आपको शिकायत है? आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। आपने डाला है वोट कभी? हाँ जी डाले। क्या चाहेंगे यहाँ पे जो कैंडिडेट चुन के आएगा, क्या चाहेंगे उससे? हम ये चाहेंगे जो हमारे बारे में अच्छा काम करेगा, रोड अच्छी करेगा, रोजगार देगा, कुछ काम रोजगार देगा तो उसको वोट डालेंगे हम बस। तो देखिए ये लोग अपने अपनी बातें कर रहे हैं, यूथ हैं और चाहते हैं कि इनके मसले हल हों। और आपका नाम क्या है जी? नाम शबीर अहमद। ये सुबीर पहली बार वोट डाल? नहीं कई बार डाला है, पहली क्या बार। कहेंगे यहाँ के मसले क्या है? मसले तो बहुत है, कुछ हाल भी नहीं होते, ऐसे ही करते हैं, बस बना के बेवकूफ़ चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। क्या क्या ज़्यादा आप चाहते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए, काम क्या? गरीबी दूर करें, महंगाई है, बहुत खर्चा है, हर चीज़ का बहुत महंगाई है, वो नहीं मसला हल होता। बस खाली वोटों के दिन खुश करते हैं, बाद में चले जाते हैं, कोई भी नहीं मिलता, ऐसे ही मक्खन लगाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। बोल नहीं करते। आपका वोट है? अच्छा, तो टोटल मिला के आप चाहेंगे कि जो कैंडिडेट चुन के आएगा वो आपके मसले हल करेगा? मसला हल तो उसके साथ है। तो आप देख सकते हैं ये लोग जो है, इसमें यूथ भी हमने बात की और यूथ से भी बात की और आम वोटरों से बात की। ये कह रहे हैं कि इनके मसले और मसाइल को हल होना चाहिए। जो इनके मसले अब कई सालों से हैं और शिकायतें भी हैं कि जो वोटर यहाँ पे आता है वो इनके मसलों को हल नहीं करता है। जो कैंडिडेट चुन के आता है वो इनके मसलों को फिर हल, जो मसले और मसाइल हैं उनको हल नहीं करते हैं, वो दिखते ही नहीं जो चुन के जाते हैं। जो सिटिंग एमपीज़ हैं उनके बारे में और जो फॉर्मर एमपीज़ हैं उनके बारे में ये लोग शिकायत कर रहे हैं। और अब लास्ट में हम जानेंगे आगे चल के कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे वो क्या चाहेंगे और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, वो क्या उनका है, क्योंकि यहाँ देखिए हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे और हर वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमने आम लोगों से भी बात की, गुजर कम्युनिटी के लोगों से भी बात की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल गनी है। अब्दुल गनी, यहाँ आप चुनाव लड़ रहे, चुनाव वोट दे रहे हैं, यहाँ पे क्या मसले और मसाइल हैं, मुद्दे क्या हैं? डेवलपमेंट जी, डेवलपमेंट का मसला है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट तो यहाँ हुई नहीं इससे पहले। क्या चाहेंगे जिस कैंडिडेट को आप देंगे वो उनको क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? और डेवलपमेंट बेरोजगारी है यहाँ बहुत बड़ी, बेरोजगारी यहाँ बहुत बड़ी है, बस बेरोजगारी का मसला है। क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका भी है, हमको यहाँ बहुत परेशानी है। कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बोलना चाहेंगे? आपका नाम क्या है पहले? राजू। आप क्या करते हो? दुकान करते हैं। दुकान करते हो। बिजनेस कम्युनिटी को कितनी मसाइल हैं यहाँ पे? बिजनेस का बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में जैसे कि हमारा जीएसटी है वो भी भरते हैं। इधर नौकरियाँ नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं, हमारे नौजवान आर्मी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत दिक्कत है। डेवलपमेंट भी पर होगी बात सारी, एजुकेशन हो गया, और जैसे कि यहाँ पे लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, भर्ती हो, यहाँ के रोज़गार हो, यहाँ का ट्रांसपोर्ट हो अच्छी तरीके से, तो इसी पे हम बात करना चाहेंगे कि हम अपने जो हम इधर जिसको सपोर्ट करते हैं उससे यही बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट करना चाहते हैं उस कैंडिडेट को जो इनकी बात करे। वोट ये डालेंगे और ज़रूर डालेंगे। और ये जिस तरह मैंने कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो है लगातार यहाँ पे वोट करना चाहेंगे और करते रहे हैं। हम इनसे कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या? मुनीर हुसैन। मुनीर जी, आप 25 को वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। क्या देख के आपके मसले क्या हैं यहाँ पे? जो कैंडिडेट चुन के आएगा उससे क्या चाहेंगे? हम
हम यही चलेंगे कि लोगों की डेवलपमेंट हो, रोड है, पानी है, बस सबसे बड़ा है हेल्थ और तालीम। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा तालीम पे ही फोकस होना चाहिए हर लीडर का, क्योंकि अगर तालीम होगी तो देश आगे बढ़ेगा, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं। तालीम चाहते हैं, तालीम में आप किस तरह के सुधार चाहते हैं? जो कैंडिडेट आपके वो पार्लियामेंट में किस तरह से आपके मसले जो तालीम के मतलब आपने कहा किस तरह से? हम बोलते हैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए तालीम बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। हाँ, उनकी जैसे एडमिशन है तो फ्री हो जाए, उनको पहले भी हैं फैसिलिटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़ के होनी चाहिए। पुंछ राजौरी जो है अब अनंतनाग के साथ है। कई लोगों से मैंने बात की, वो कहते हैं कि ये जी बड़ा गलत हो गया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये गलत सही हुआ, लेकिन अब ये तो हो गया, डिलिमिटेशन में हो गया। तो जो आपकी उम्मीदें हैं, आपको क्या उम्मीद है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे चुन के आएगा आपके वोट से, वो यहाँ पे ज़रूर आए, आपसे मिले, आपकी तकलीफों? हाँ, वो तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो भी मुश्किलात हैं उनका हल करेंगे। जब रही कंस्टिट्यूंसी का सवाल, तो वो तो चलो इधर हुआ उधर हुआ, जो हो गया तो उन्होंने देख के बेहतर किया होगा। हाँ, उन्होंने उम्मीदें हैं। हाँ, उम्मीदें तो सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदें हैं। जिस तरह से ये कह रहे थे कि उनको उम्मीद है, तालीम पे ये फोकस करना चाहते। कई लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, कई लोग कहते हैं डेवलपमेंट, यहाँ पे जो रोड्स हैं उनकी कमी है, रोड्स अच्छे नहीं हैं। कुल मिला के बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं। आगे चलेंगे इस चुनावी माहौल में, आगे भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। चुनावी माहौल अभी चल रहा है, कुछ लोगों से और हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे माहौल क्या है और मुद्दे क्या है। लगातार हम बात कर रहे हैं पुंछ और राजौरी के लोगों से, चुनावी माहौल के बारे में इनसे बात हो रही है। 25 तारीख को इलेक्शंस हैं। कई लोगों से हमने पहले भी बात की। अभी दोबारा हम यहाँ पे पुंछ जो सुरंगकोट एरिया है, पुंछ का सुरंगकोट एरिया, वहाँ के कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। ये जारा वाली गली पे ये सरपंच है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम हाजी नज़ीर हुसैन। आप सरपंच है। देखिए 25 को अब इलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्योंकि सरपंच भी रहे हैं, आप अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने इलाके के सरपंच हैं। क्या इश्यूज रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट के यहाँ पे काम होने चाहिए, हुए हैं, और जो कैंडिडेट आप चुन के लाएंगे आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि यहाँ बहुत पुरअमन इलाका है, मिलिटेंसी दौर में भी यहाँ जो जड़ा वाली गली है, मैं सरपंच हाजी नज़ीर पंचायत जड़ा वाली गली का हूँ। मैं तीसरी बार यहाँ सरपंच बना हूँ, लगातार सरपंच चला रहा हूँ। तो जहाँ तक रही डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट हमारे इलाके में सरपंच होने के नाते और डेवलपमेंट के हिसाब से मेरी पंचायत में, जहाँ मेरे इलाके में बहुत अच्छी हुई है। और हर डेवलपमेंट में हमें बहुत, क्योंकि पहली जो गवर्नमेंट थी, पहली जो लोग थे, उससे अब इस दफ़ा मेरा जो सरपंच जी का पीरियड था, इसमें अच्छी डेवलपमेंट जो है हुई है, जो हमारे इलाके में हुई है। क्योंकि हमें कम्पैक्स की फंड, ये बॉर्डर की जो होती है BADP, अच्छा, ये जो फंडें थी, जो हमारी फंड थी, वो अच्छे तरीके से हमें मिली है। तो जहाँ तक इस दम तक जो हमारा जड़ा वाली गली का इलाका है, जहाँ ये हमारा इलाका है, ये हमेशा से हमेशा जो है ये इंशाल्लाह अच्छा रहा है। ये मिलिटेंसी दौर में जड़ा वाली गली में इस दम तक कोई ऐसी जो है वो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा रोड अच्छे नहीं हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि एजुकेशन भी ठीक से नहीं है। जो मैं कह रहा था कि आपकी उम्मीदें क्या हैं जो नेक्स्ट कैंडिडेट चुन के आए? जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, जो काम करने वाला कैंडिडेट होगा तो हम उसको वोट देंगे। जो उम्मीदें हैं उनसे क्या क्या करना चाहिए, वो हमें उससे उम्मीदें हैं कि जो हमारे कुछ काम बकाया रह गए। क्या बकाया? हमारा बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे ज़्यादा यहाँ जो है वो बेरोजगारी है, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो महंगाई है। क्योंकि हमारा इलाका जो है वो बैकवर्ड इलाका है, इतना फसल नहीं है, इतना कुछ होता नहीं है।
तो बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ये हमारे बेरोजगारी है। तो हमारी यही होगी, जो हमारे लोग जो हैं यहाँ के जो हैं पहाड़ी इलाका का ये इलाका है ये, क्योंकि उस हिसाब से इतनी यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो सकती, लोग गरीब हैं और VPL और अंत्योदया में ये लोग शामिलित होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की जो महंगाई है उसके बारे में जो मजदूर तबका है इसको VPL के अंदर जो है वो लाना चाहिए और उस आदमी को हम जो है वो अच्छा तरीके से कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे। आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बताइए, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं क्या उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है? बहुत सारी स्कीमें हैं, चाहे उज्ज्वला है, चाहे आयुष्मान है, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल है। बिल्कुल 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 जो ये अभी ये PHC की स्कीम ये चल रही है ये भी मिल रहा है। बाकी जो किसान योजना वो 2-2 हज़ार रुपये वो भी मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी है अब है रोडों का काम जो बकाया है चल रहा है। अब कई रोडें जो हैं ख़राब हैं उनका काम पेंडिंग है। तो बाकी ठीक है जो भी है, चलो मतलब ठीक है। अब आप वोट डालने जा रहे हैं, आप किसको वोट डालेंगे वो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या आप अपने वोट के ज़रिए उस कैंडिडेट को जो चुनेंगे, जिस कैंडिडेट को आप चुनेंगे, आपके वोट के ज़रिए जो चुन के आएगा, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए यहाँ पे? नहीं, कैंडिडेट तो जो आएंगे वो तो हमें यही तवक्का है कि सबसे बड़ी बात जो है यहाँ बेरोज़गारी है। अब नौजवान जितने लड़के भी, अब नई जनरेशन जो है लड़के डिग्रियां करके बैठे हैं, कहीं मतलब जो है ग्रेजुएशन सब कुछ करके। तो अब पहले तो लोग बाहर जाते थे, बाहर का भी उतना नहीं रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो बेरोज़गारी है। तो हम तो यही तवक्का करते हैं कि जो नए कैंडिडेट आएंगे इंशाल्लाह अच्छे हैं वो, हमने जिनको वोट देना, हम यही उम्मीद है कि चलो बेरोज़गारी जो है, बाकी रोडों का मसला है वो तो चलो वैसे भी रोडें पहले भी चल रही हैं, अब जो पेंडिंग हैं वो भी मतलब होनी चाहिए। डेवलपमेंट जो है जो बकाया है वो होनी चाहिए। हाँ, आप कुछ और कहें? जी आपने बोला कि यहाँ बकाया, क्योंकि मैंने बोला कि 3 चीज़, जो एजुकेशन और एक बेरोज़गारी और एक जो हमारे यहाँ की सड़कें जो हैं वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जो वो हमें उम्मीद है कि जो आने वाला उम्मीदवार होगा वो जो हमारे कमी रही है बकाया वो निकालेंगे। तो जो हमारी सड़कें बकाया हैं क्योंकि उसी तरह पड़ी हैं वो, उनमें बड़ी दिक्कत है। तो बाकी हमें जो बाकी जो है वो हमें जो मिल रहा है, सबसे परेशानी ये है कि इस इलाके में बेरोज़गारी और महंगाई। आपका नाम? मेरा नाम है चौधरी फैज़ मोहम्मद। क्या आप चाहते हैं सर, जो नया कैंडिडेट जो MP बनेगा आपके इलाके से, उसको क्या, उससे क्या उम्मीदें हैं? और जो ये रिजर्वेशन पर खाई बांटने की कोशिश की, गुजर वर्सेस पहाड़ी, क्या आपको लगता है कि वो गलत हो? ये जो पहाड़ी स्टेटस मिला कि हम उनको हक मिल गया अपना। तो दूसरी बात ये जो रजौरी पुंछ वालों का जो एक है हमारा ये है कि हम उस आदमी को, उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो कैंडिडेट हमारा 370 वापस लाए, 35 वापस लाए, उसको हम वोट देंगे। मतलब 370 एक मुद्दा है यहाँ पे? हाँ, 370 एक मुद्दा है, उसको जो वापस लाएगा हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे। और जो बेरोजगारी ख़त्म करेगा उसको हमने ये फैसला करके वोट देना है। हमने ये फैसला करके 35 और 370 सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है 370 का। आपका नाम? मोहम्मद सादिक। ये कह रहे थे कि 370 दफ़ा 370 एक मुद्दा है। जनाब बात ये हकीकत में बोल रहा हूँ, 47 से लेके हमारे दादा बड़के से लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई। हमारे महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि ये हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अब तो आगे बार्डरों का मसला है, सब कुछ मसला है। हमारा देश जो है ये हिंदुस्तान आगे बढ़ के जा रहा है, लेकिन बढ़ेगा कब? जो हिंदू मुसलमान का फिरका परस्ती मंदिर मस्जिद का मसला लगा के, तो ये नहीं। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ आज से नहीं, भाजपा से। मुझे इस चीज़ का दुख है जो मंदिर और मस्जिद का क्यों कहते हो? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, हिंदुस्तानी है। तो महात्मा गांधी से यही सीखा है, यही झंडा है हमारा, आज़ाद हिंदुस्तान। तो लेकिन ये है गुज्जर और पहाड़ी की क्यों लड़ाई कराते हैं भाई? गुज्जर भाई, पहाड़ी हमारा भाई, हिंदू हमारा भाई, सिख हमारा भाई। ये हम ये चाहते हैं ये सब हो के नेता वो बने
जो आगे काम करे, प्राइम मिनिस्टर वो बने जो काम करे। जब आप चाहते हैं कि जो कैंडिडेट आप चुन के लाएं वो आपके काम करे, ना ये देखें ना ये हिंदू है ना मुसलमान, जो हम वो कैंडिडेट चाहिए जो हिंदू मुसलमान सब भाइयों को एक बाग, एक बगीचा होता है, एक बाग होता है, उस बाग में सेब भी होते हैं, अंगूर भी होते हैं, उसमें हर चीज़ का फल होता है। लिहाजा ये हम चाहते हैं, प्लीज फॉर वी रिस्पेक्ट आई टू आई टच माय राइट। हिंदू मुसलमान का क्यों मदद है, पहाड़ी गुजर का क्यों कहते हैं? पहाड़ी भी इंसान, गुजर भी इंसान, सिख भी इंसान। हम ये चाहते हैं ये जैसे महात्मा गांधी जी वाजपेयी साहब रहे, ऐसे ये प्राइम मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं, वो नेता होएगा, अल्लाह कामयाब करेगा। हम सबको धन्यवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को। चाहे हमारी बेरोजगारी है, BSc MSc पढ़े हुए नौजवान वो रोडों पे घूम रहे हैं, तो हमारा देख सकते हैं ये लोग जो हैं यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। सरपंच साहब से भी बात हुई और लोगों से बात हुई, इनका ये कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, पुंछ राजौरी बेल्ट में। और जो दूसरा उनका ये कहना है कि यहाँ कोई गुजर वर्सेस पहाड़ी नहीं है। दफ़ा 370 भी एक बड़ा मुद्दा है इनके लिए। वो कहते हैं कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उस पर भी वोट देंगे जो उनको रेस्टोर कराने में मदद करेगा। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जो भी नया कैंडिडेट आएगा ना वो हिंदू करे, ना मुस्लिम करे, ना सिख करे, ना क्रिश्चियन करे, वो सिर्फ एक इंसान की बात करे, इंसानों की काम करें और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी भलाई और डेवलपमेंट के लिए काम करें। चुनावी सफ़र अभी जारी है। अब पुंछ से निकल के अब हम राजौरी में कई लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं और राजौरी का मूड क्या है जो 25 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे साथ बनते रहिए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनावी माहौल की, जहां पुंछ राजौरी बेल्ट में चुनावी माहौल क्या है। 25 तारीख को इलेक्शन है, 7 तारीख को थे, पहले डेफर कर दिए गए, 25 तारीख को अब है। कड़ा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का, अपनी पार्टी भी बीच में है। पुंछ में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, वहाँ का जो मुद्दे हैं, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने आपके सामने लाया। अब हम राजौरी पहुंचे हैं और राजौरी का थोड़ा व्यू मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। राजौरी जो है ये भी एक बालाई इलाका है, पहाड़ी इलाका है और मेनली यहाँ अगर हम यहाँ राजौरी की बात करें तो पुंछ जैसे हालात यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी लोगों को अपनी दिक्कतें हैं, अपने इश्यूज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 4.25 लाख के करीब वोटर है यहाँ पे। मेनली गुजर और जो पहाड़ी लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अगर हम इस राजौरी की बात करें तो ये पहले जम्मू के साथ है, जिस तरह आपको पता है डिलिमिटेशन के बाद इसको अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। और अब क्योंकि बीजेपी यहाँ पे मुकाबले में नहीं है, बीजेपी यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट उन्होंने उठाया नहीं है। वैली की जितनी भी सीटें हैं जिसमें पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट है उसमें भी कोई नहीं है। लेकिन जो माहौल बना है वो ये है कि अब जो मुकाबला है वो कांटेदार है। महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और राजौरी बेल्ट की जिस तरह मैंने बात की, यहाँ पे भी लोगों को अपनी अपनी मसाइल होंगे, लोगों को अपनी अपनी दिक्कतें हैं, एस्पिरेशंस हैं। क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या यहाँ मुकाबला होने वाला है। पहले सेगमेंट में हमने वोटर, जो आम वोटर थे, उनसे हमने बात की। अब राजौरी जब हम पहुंचे तो हमने सोचा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी एस्पिरेशन या कितना उनका क्लेम है। मेनली जिस तरह मैंने कहा PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी इसमें है। हम इन बारी बारी जो मेरे पीछे नेता हैं और इसमें पहाड़ी और गुजर समुदाय के भी नेता हैं, उनसे हम बारी बारी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे और मकसद है। पहाड़ी जो है आपको रिजर्वेशन मिली, पहले नहीं थी। और पुंछ में भी मैंने कई लोगों से बात की, वो गुजर समुदाय के भी थे, उन्होंने कहा हमारे में आपस में कोई भी भेदभाव नहीं है या मन मिटाव नहीं है। जो रिजर्वेशन आपको मिली है, क्या आपको लगता है कि इससे आपके मसले और मसले हल होंगे? बिल्कुल, रिजर्वेशन जो मिली है इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करते हैं। लेकिन अभी जो बीजेपी का यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, तो बीजेपी जो है बैक से सपोर्ट कर रही है किसको, अपनी पार्टी को। यहाँ का जो पहाड़ी जो है वो अभी अलायंस के साथ है,
पहाड़ियों ने जो डिसाइड किया है वो अलायंस के साथ है, क्योंकि बीजेपी का कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं और उन्होंने वादा किया था कि एहसान के बदले एहसान। तो बीजेपी ने ऐसा मौका पहाड़ी तबका को कोई दिया नहीं है, ठीक है, ताकि वो एहसान चुका पाएँ। तो इसलिए अभी पहाड़ियों का जो रुझान है, मेरा मानना है वो सबसे ज़्यादा जो है महंगाई को लेकर है, बेरोज़गारी को लेकर है। तो महंगाई और बेरोज़गारी जो है ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारे लिए। जी, आपने जो फैसला किया है वो ये है कि आप जो अपनी पार्टी जो बीजेपी सपोर्ट जिसको करेगी उसको आप सपोर्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलायंस कौन सा अलायंस? अलायंस हमारा जो है इंडिया अलायंस है। हम इंडिया अलायंस को आप सपोर्ट, एनसी को? जी जी, एनसी को सपोर्ट करेंगे हम, बिल्कुल। हम महंगाई, हमारे आंखों के सामने महंगाई और बेरोजगारी जो है आ जाती है। एसटी को लेकर क्या करेंगे? अगर मान लो कि एसटी मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जैसे आप लास्ट 10 ईयर से आप देख रहे हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली। आप भूल गए कि जो बीजेपी ने आपको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ इंसाफ किया, हम उनका थैंक्स कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उनका काम यह है कि जब वो चेयर पे बैठती है तो वो सबको जो है साथ लेकर चलती है, जबकि बीजेपी का ये नारा भी था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपको अगर इंसाफ देंगे तो आप चाहते थे कि उनका कैंडिडेट जी, वो नहीं हुआ। पहाड़ी तबके में जो है ऐसा रुझान था कि भाई उनका कैंडिडेट अगर होता तो पहाड़ी तबका उनको सपोर्ट करता, लेकिन उनका कैंडिडेट कोई है नहीं है, ठीक है। और अब जो है पहाड़ी किसी की जेब में है नहीं कि कोई इशारा करेगा कि आप अपनी पार्टी को वोट दे दो या बैट को दे दो या बॉल के दे दो। इतना पहाड़ी जो है वो किसी की जेब में नहीं है। लेकिन अभी जो करंट इश्यूज जो है चल रहे हैं वो ये है कि महंगाई सबसे बड़ी बात, क्योंकि 1000 रुपये प्लस जो है सिलेंडर जो है मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। बेरोजगारी जो है इतनी है हद से ज़्यादा, महंगाई इतनी है, करें तो करें क्या और जाएं किधर हम, ठीक। और इस वक्त जो है पहाड़ी और गुज्जर तबके में जो है ये कहा जा रहा है कि भाई, आपने जो पॉइंट किया मैं इसी पर बीजेपी की रिएक्शन लेता हूँ। बीजेपी के भी नेता है यहाँ पे, क्योंकि आपने बात कही कि अगर इनका कैंडिडेट होता तो आप देते, कैंडिडेट नहीं है। देखिए बात यहाँ से निकली है, इनका कहना है कि अगर आपने कैंडिडेट दिया होता तो हो सकता है कि जो एहसान आपने इनका जो इनके मुताबिक पहाड़ियों को किया है एहसान का वो चुका लेते, लेकिन आपने तो आपने, और ये बोल रहे हैं एनसी के पास जाएंगे। अब आपको नहीं लगता कि आपके लीडरशिप जो है वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट विनोद शर्मा, मैं जो नुशारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वीनर हूँ। जिस तरह से मेरे भाई ने यहाँ पे अपनी बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें एसटी स्टेटस दिया, यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में यही फर्क है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 40 साल से लोगों को एक झुनझुना दिखाया था कि आपको एसटी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, जिन्होंने सबसे पहले पहाड़ी कबीले का काम किया, उनको एसटी स्टेटस दिया और उसके बाद यहां तक रही यहां पे कैंडिडेट खड़ा करने की बात। ये हमारी सेंट्रल लीडरशिप का निर्णय है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि राजौरी पुंछ का जितने भी, चाहे पहाड़ी कबीले के लोगों की बात की जाए या गुज्जर समुदाय के लोगों की बात की जाए, आज आम जनमानुस समझता है कि पहली बार दिल्ली के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई है जिसने दोनों समुदायों के साथ इंसाफ किया है, क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण दिया है। वो तो हो गया। मेरा सवाल सुनिए, ये कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये पहाड़ी हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें बड़े कि ये अपना कैंडिडेट उठाएंगे, हम वोट देंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं, हम उसके कैंडिडेट को, तो आपके लिए धक्का नहीं? देखिए, ये इनका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो जानते हैं कि 40 साल में पहली बार अगर किसी ने इंसाफ किया तो भारतीय जनता पार्टी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू इस सीट से, जो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट है, इस सीट से वही कैंडिडेट जीतेगा जिसकी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही, बीजेपी के नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो एक अच्छी सिचुएशन लग रही है इस हिसाब से, अगर इनकी बात माने कि ये लोग अपनी पार्टी जो कि बीजेपी की स्पॉन्सर्ड पार्टी, मतलब उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी तरफ ना जाके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं, आपका नाम बताएं। शफकत मीर, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो भाई साहब हैं पहाड़ी हैं, ये कह रहे हैं कि अलायंस को देंगे, सपोर्ट करेंगे। आपके लिए मुझे लगता है कि खुशी की बात होगी कि आपने जो कह रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, पहाड़ी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आपको वोट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, इन्होंने ये बात दुरुस्त कही कि बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारती तो कुछ न कुछ पहाड़ियों का हिस्सा उनको जाता, क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। लेकिन बीजेपी अपना कैंडिडेट यहाँ उतार नहीं सकी।
यहाँ ही नहीं बल्कि वैली की 3 सीटों पे वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकी। इतने बड़े दावे बीजेपी ने यहाँ किए हैं कि यहाँ हम अमन ले आए हैं और लोगों का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है और हमने यहाँ कमल खिलाना है। तो क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ कैंडिडेट नहीं उतार सकी? अब यहाँ ये सुनने में आया कि बीजेपी अपना ये प्रॉक्सी कैंडिडेट तैयार करके रखा हुआ, लेकिन उस प्रॉक्सी कैंडिडेट को भी वो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे। तो लिहाजा बात ये है कि यहाँ का गुज्जर हो या पहाड़ी हो, पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। और एक चीज में दोबारा आपसे, अलायंस में तो पीडीपी भी है, इंडिया अलायंस की वो भी हिस्सेदार है, क्या उनको भी वोट जाएंगे? नहीं, मियां अल्ताफ साहब उन्हीं को? जी जी, उनको वोट जाएगी, पीडीपी को नहीं। पीडीपी को अब अब मैं ये कह सकता हूँ कि अलायंस की तरफ जो है ना ज्यादातर वोट। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं दोबारा अब कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे तरफ, देखिए बात यहाँ से निकली है कि पीडीपी को नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कांग्रेस जो है वो पशोपेश में पहले से रही है। देखिए अगर हम वैली की भी बात करें, वहाँ पे कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका है अलायंस, लेकिन पीडीपी भी आपके मुखालिफ नहीं है, वो भी आपके अपोजिशन में नहीं है। अब राजौरी में जो है एक मसला ये भी है कि अब सपोर्ट किसको करेंगे? ये जो कह रहे थे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस में क्या है, कुछ है कि कोई पीडीपी को सपोर्ट कर सकता है, या आप भी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी एक, जब इंडिया अलायंस बना गया, इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों अलायंस पार्टनर हैं। हमारी जितनी भी इंडिया मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारी सीट शेयरिंग की कमेटी है जिसको हेड कर रहे थे मुकुल वासनिक जी, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब मेंबर थे, तो आज से लगभग 2 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ तो हमने वाजिया कर दिया कि जम्मू कश्मीर में हम 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। जैसे जम्मू में कांग्रेस का प्रत्याशी था, उधमपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी था, रजौरी जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी है। सीट शेयरिंग का बेस क्या था? बेस ये था कि जहाँ 2019 में सिटिंग एमपी है, वो सीट जिस पार्टी ने जीती है वो सीट उसी को जाएगी। और अगर जहां हम हारे हैं, जहां हार गए हैं, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हारा, तो वहां जो रनर अप है, फर्स्ट रनर अप है, उसको सीट जाएगी। जैसे हम जम्मू में जब 2019 में चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस ने लिए। यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा कि फारूक साहब ने, उमर साहब ने उधमपुर में जब पहले फेज की चुनाव हुए तो वहां उन्होंने प्रचार किया और उनका कैडर जो था वो पूरी तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी की सपोर्ट की, और आज हम वहां लाल सिंह जी हमारे जीत रहे हैं। और जम्मू के अंदर जो रमन बल्ला जी थे, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने। और यहाँ मैं बिलखसूस रजौरी की बात, इस पार्लियामेंट्री हल्के की बात करूं, यहाँ हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जो कैंपेन कमेटी है, उसके हेड जो है वो कांग्रेस के यहाँ हमारे फार्मर मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद खान, वो हेड कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कैडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आज पिछले कितने अरसे से यहाँ कैंपेन कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये तो यही से पता चल जाता है कि यहाँ अलायंस कितना मजबूत है, क्योंकि इनको इलेक्शन डिफर करना पड़ा। आपने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो गया। देखिए आपकी बात हो गई, आपकी भी बात हो गई। जो निकल के सामने आ रहा है कि जो पहाड़ीज हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर होती तो हो सकता वोट देते, लेकिन बीजेपी नहीं है तो अलायंस को वोट हो जा सकता है। अपनी पार्टी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, अपनी पार्टी के यहाँ नेता नहीं है। गुजर समुदाय क्या सोचता है? पहाड़ी का तो समझ में आ रहा है कि ज्यादातर वोट ये अलायंस को दे सकते हैं, लेकिन गुजर में क्या भावना है उनके लिए मैं बात करूंगा। आपका नाम? जी, नाचीज़ को प्रोफेसर M.K. वकार कहते हैं। मैं नेशनल अवार्डी हूँ और गुजर बकरवाल तबके से प्रोफेसर अब्दुल गनी आजरी के बाद पहला PhD हूँ। आप ये बताइए गुज्जर का तो मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आइडियोलॉजिकली तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि जहाँ तक गुजर बकरवाल तबके का तल्लक है तो वो सारा का सारा 90% लोग जो हैं वो यहाँ मियां अल्ताफ के साथ जा रहे हैं रजौरी पुंछ से। इसके अलावा जहाँ तक पहाड़ियों का मामला है, तो अब मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इनको खुश करने के लिए ड्रामे तो ज़रूर किए थे,
लेकिन अब उन्होंने अपना चूंकि कैंडिडेट नहीं उतारा, इसलिए बीजेपी का जो थोड़ा बहुत वोटर है वो तजब्जुब में है कि हम वो बैट को देंगे अपना, या वो जो डस्टबिन आज़ाद साहब ने जो बाल्टी बनाई है उसमें देंगे। अब इनको पता नहीं है, इसलिए मजबूरन बीजेपी का वोट तो ज़ाया हो रहा है। अब रहा दूसरा मसला कि पहाड़ी हूँ या गुज्जर हूँ या बकरवाल हूँ या जो भी कांग्रेस के लोग हूँ या नेशनल कांग्रेस के लोग हूँ, जिस तबका के लोग भी होंगे वो यहाँ तो मियां अल्ताफ के साथ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊंगा जो मेरे साथियों ने बताई, वहाँ उर्स होता है उनके, चूंकि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, बाबा जी साहब के वो पोते हैं, तो जब उर्स होता है तो रजौरी पुंड से कम हो बेश 2.5 लाख लोग जो है वो उर्स में होता है। घास काटने का मौका होता है, 1 लाख से 1.5 लाख लोग वहाँ होते हैं। अब यहाँ जो मियां अल्ताफ का जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा है कि पार्टी से ऊंचा होकर भी वो शख्स की सुनामी है। वो ऊंचे हैं, उसका वो अलग टॉपिक है, किसको आप वोट देंगे। जो आपको लगता है एज ए गुजर जो पहाड़ियों को मिला है उससे आपको इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। दूसरा कि अब जो ताकतें कुछ लोग कह रहे थे इंतशार, देखिए इंतशार जो पैदा करने की, उनको क्या? देखिए, गुजर को, किसी गुजर बकरवाल को कोई इंतजार इसलिए नहीं है कि उनका 10% रिजर्व है। अब पार्टियों का नुकसान हुआ इस 10% से। अगर आप डीपली सोचेंगे तो उनका जो ALC का, OBC का, SC का, RBA का कोटा वो खत्म हो गया, तो 10% में इनको मिला क्या? डाके 3 पात। अच्छा, आगे असेंबली इलेक्शंस हैं जी, उसमें क्या करने जा रहे हैं? उसमें असेंबली इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये एहतियात जो है बरकरार अगर रहा तो बहुत अच्छी बात होगी, तो नहीं एहतियात बरकरार होगा तो आप देख लें इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपना काम चला। कम्युनिटी, अब पहाड़ियों से मैं बात करूंगा, पहाड़ी तो अभी नहीं बीजेपी को दे रहे, आगे विधानसभा पोल्स में जरूर वो अपना कैंडिडेट है, तो आप उनको देंगे? देखिए, आप एक चीज़ आप याद रखें कि ह्यूमन नेचर जो है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक तो होता नहीं है। आगे सिचुएशन कैसी हो इस बात का कोई पता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से जो है वो फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लो कि आज जो कांग्रेस में है कल बीजेपी में हो सकता है, कल बीजेपी में जो है वो आज कांग्रेस के गीत गा सकता है। ऐसा नहीं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डायनामिक है, वक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, बात हो गई, अब मैं आपके पास फिर आऊँगा। ये मुद्दे जो है पॉलिटिकली ही हैं, लेकिन मैं एज ए सिटीजन आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी एज ए सिटीजन भी पूछूंगा, ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी है। यहाँ मुद्दे क्या हैं राजौरी के? अगर हम देखें, रिजर्वेशन का मुद्दा छोड़ दीजिए, वो हो गया। यहाँ क्या क्या, क्योंकि जब मैं पुंछ में था तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है, डेवलपमेंट नहीं है, लोग रोज़गार चाहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ राजौरी में क्या मेन इशू है? सर, मेन इशू यही है कि यूथ परेशान है बेसिकली। वो उसकी मेन वजह यही है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। दूसरा ये है कि महंगाई है। जब यूपीए फर्स्ट और सेकंड थी उस वक्त सिलेंडर जो थे वो 375 में मिलता था। इस तरह से मेन जो इशू है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। और क्या क्या बाकी और भी बड़े इशू हैं, जैसे आप रोडों के इशू देख लो। देखिए, बीजेपी से इस पर काउंटर लेता हूँ, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है और यहाँ अंडर डेवलपमेंट है, कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आपको, आज तो आप नहीं लड़ रहे हैं, विधानसभा पोल्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, आप जम्मू से आए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना, आपने भी देखी होगी सड़कें। मतलब जो हमें यहाँ से 6 घंटे जम्मू पहुंचने में लगते थे, आज मुझे लगता है जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे लगेंगे। आज आप इंटीरियर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, 20-20 करोड़ रुपए के पानी के जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, एक एक पंचायत के अंदर 400-500 लोगों को घर देने का काम अगर सरकार ने किया है तो ये छोटे काम है। उसके साथ साथ आप गोल्डन कार्ड की बात की जाए, एक गरीब को मुफ्त 5 लाख का इलाज। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथी यहाँ पे बात कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की, इनसे ये पूछा जाए, ये 70 साल मतलब तकरीबन 60 साल लोगों ने मुल्क के ऊपर राज किया, 60 साल तक लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, चाहे पानी की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे सड़क की बात की जाए, ये प्रोवाइड नहीं कर सके। तो किस मुंह से ये बात बोले? कांग्रेस के लोग इस पे काउंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 70 साल, तभी इन्होंने जो किया है वो लाजवाब है, जबरदस्त है। देखिए, कांग्रेस जो आज बीजेपी बेच रही है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज अगर एम्स, IIT, जित हॉस्पिटल्स, मेरे दोस्त जिस स्कूल में पढ़ के, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के लॉ की होगी वो भी कांग्रेस ने ही बनाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टीज की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ
कि जम्मू के अंदर जो हमारी रियासी पार्लियामेंट्री सीट थी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट क्यों नहीं था। ये पार्टीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है सेंट्रल लीडरशिप का, जो उनका फैसला है। हम नीचे जो वर्कर हैं पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। और यहाँ तक रजौरी पुंछ के लोगों की बात है, चाहे पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात की जाए, चाहे हम गुज्जर समुदाय के लोगों की बात की जाए, यहाँ पे प्रोफेसर साहब मान रहे थे, एडमिट कर रहे थे कि गुज्जर समुदाय के लोगों को कोई एतराज नहीं, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मेरे सामने, यहाँ पे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हम सब लोगों के साथ इंसाफ करने वाले लोग हैं, और प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। यही फर्क है भारतीय जनता। आप इससे मुतफिक हैं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंसाफ किया? देखिए, यहाँ इफ्तिखार साहब ने जो बात आपके सामने रखी, कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट सारे बनाए थे। अब इत्तेफाक से जो है इनके मौका में, जब इनको मौका मिला बीजेपी को, इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुए। ये नहीं मैं कह सकता, कह रहे हैं कि गुज्जरों को उनका हक नहीं छीना गया, रिजर्वेशन इनको पहाड़ियों को दी गई, लेकिन आपका देखिए, हमें पहाड़ियों का दुख है कि उनको जो दिया गया वो उन बेचारों के लिए, उनका जो हक था वो हक उनका खाया गया, आरबीआई का दूसरा तीसरा, और 10% उनको दे दिया, उसमें भी शहर शामिल कर दिया, सिटी के लोग शामिल कर दिए। पहाड़ी कहाँ जाएंगे, किसकी माँ को मौसी कहेंगे। रही बात ये कि गुजर का तो हक जो है वो तो अपनी जगह रह गया, 10% रिजर्व भी रह गया, उसमें किसी का शेयर नहीं है, गुजरों को कोई एतराज नहीं है। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, लगातार हम देख रहे हैं कि आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गुज्जर्स और पहाड़ीज को बांटने की कोशिश की गई, हालांकि जो हमने भी देखा कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ। इनको अपना हक मिल गया, लेकिन गुज्जर्स को अपना हक उनसे नहीं छीना गया। तो आप ये बताएं, कहीं ये तो नहीं कि आप भी भड़काने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो हमेशा यही रहा कि ये दोनों कौमें आपस में मिल के। दूसरा, आपने आज तक क्यों नहीं किया जो बीजेपी ने किया, आप क्यों नहीं कर पाए? आपको दुख है? अगर आपने रिजर्वेशन दी होती तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा। देखिए, हमारी रीजनल पार्टी है, हमने रिकमेंड किया था, फारूक साहब ने भी किया था। अब ये सारा कुछ होना था सेंटर से, बीजेपी ने किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, हर जगह यही कह रहे हैं कि रजौरी के पहाड़ियों को ये दिया गया। क्या सिर्फ पहाड़ियों को दिया गया? क्या ये एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर नहीं लगाते? गद्दी सिपी के ऊपर नहीं लगाते? कोहलीज हैं उनके ऊपर नहीं लगाते? इन सबको तो दिया गया। आपने यहाँ आके वादा किया कि रजौरी पुंछ और करना के पहाड़ियों को दिया जाएगा। इसके बाद इतने सारे लोग आपने बीच में लाए, आपने हर जगह से लाए, तो ये एहसान तो आपने उन पे भी किया ना। इस तरह से जाके आप वोट उनसे भी मांगे, जिस तरह से बार बार एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं। कैंडिडेट ये अपना दे नहीं सके, पहले तो इनको अपना कैंडिडेट देना चाहिए था। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बीजेपी वाले, इसीलिए अपना कभी कहते हैं हमारा प्रॉक्सी कैंडिडेट है, कभी वो बैट बल्ले को कहते हैं। आज की डेट में भी अभी बीजेपी के हमारे साथी ने ये कहा कि कांग्रेस भी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, एनसी ने छोड़ा है, एनसीपी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, कांग्रेस ने छोड़ा है। हमने एक दूसरे को छोड़ा, आपने किसके लिए छोड़ा है? आपका अलायंस किसके साथ है? ये तो बिल्ली थाले से बाहर तो आए, ये तो बताएं आप किसकी मदद करना चाहते हैं। मैं बीजेपी का थोड़ा इस पर टेक लेना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपने बर्बाद कर दिया 370, और मैं पूछ भी गया था, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे थे कि 370 पर आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है? देखिए, ये शफीक मीर साहब भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में लोगों को गुमराह किया कि आप हमारा एक डीडीसी, एक आप भी जानते हो कि काउंसलर अगर बनता है, क्या वो 370 को वापस ला सकता है? और आज फिर से वही जो पहला इनका इलाप था, वो ही इलापना शुरू कर दिया इन्होंने कि भी हम 370 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, यहाँ पे पीने का पानी नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी, यहाँ पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। सेंट्रल सरकार ने जनाब मोदी साहब के नेतृत्व में ये सब चीजें लोगों को प्रोवाइड करने का काम इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर कहते हैं कि हमारी जगह हमें दे दो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की नौकरियाँ हमारे नौजवानों को दे दो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। वही चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट में मांगी जाती है तो वो देशद्रोही नहीं होते। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं मणिपुर में गया, मैं नेशनल कमेटी में रहा हूँ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। मैं मणिपुर में गया, मणिपुर में आप बाहर के आदमी जगह नहीं ले सकता। लक्षद्वीप में परमिट की ज़रूरत है, वहाँ इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ एक विशेष वर्ग को हिट करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर का आदमी ये कहता है कि हमारी नौकरियाँ हमें मिलनी चाहिए, इन्होंने जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया है। ठीक है, डिग्रेड किया है। ये कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है नहीं, काम हुए हैं। पहाड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हो सकता है बीजेपी को मैंडेट उनका सपोर्ट मिलता। गुजर लग रहा है खुशी हैं, और गुजर कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मौके को ज़ाया नहीं होने देते। आगे चल के मौके इनको भी लगता है कुछ और आने हैं उनके लिए। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इस बार हवा इनके फेवर में है।
कई गिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनके भी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इनका कैंडिडेट आता है तो इनके मसले और मसाइल की तरफ जो राजौरी बेल्ट में या पुंछ बेल्ट में लोगों के मसले और मसाइल हैं उसका हल होना चाहिए। और आम लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई पे काबू होना चाहिए। अब क्या होता है, ये 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे, 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर राजौरी पुंछ के लोगों ने किसको वोट दिया है। तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। हमारा ये चुनावी सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे और मेरे कैमरामैन आशु को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। गुजर समुदाय क्या सोचता है? पहाड़ी का तो समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर वोट ये अलायंस को दे सकते हैं, लेकिन गुजर में क्या भावना है उसके लिए मैं बात करूंगा। आपका नाम? जी, नाचीज़ को प्रोफेसर M.K. वकार कहते हैं। मैं नेशनल अवार्डी हूँ और गुजर बकरवाल तबके से प्रोफेसर अब्दुल गनी आजरी के बाद पहला PhD हूँ। आप ये बताइए गुजर का तो मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आइडियोलॉजिकली तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि जहाँ तक गुजर बकरवाल तबके का तल्लक है तो वो सारा का सारा 90% लोग जो हैं वो यहाँ मियाँ अल्ताफ़ के साथ जा रहे हैं राजौरी पुंछ से। इसके अलावा जहाँ तक पहाड़ियों का मामला है तो अब मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इनको खुश करने के लिए ड्रामे तो ज़रूर किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना चूँकि कैंडिडेट नहीं उतारा, इसलिए बीजेपी का जो थोड़ा बहुत वोटर है वो तजब्जुब में है कि हम वो बैट को देंगे अपना या वो जो डस्टबिन आज़ाद साहब ने जो बाल्टी बनाई है उसमें देंगे। अब इनको पता नहीं है, इसलिए मजबूरन बीजेपी का वोट तो ज़ाया हो रहा है। अब रहा दूसरा मसला कि पहाड़ी हूँ या गुजर हूँ या बकरवाल हूँ या जो कांग्रेस के लोग हूँ या नेशनल कांग्रेस के लोग हूँ, जिस तबका के लोग भी होंगे वो यहाँ तो मियाँ अल्ताफ़ के साथ जाएंगे। अच्छा, मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊंगा जो मेरे साथियों ने बताई। वहाँ उर्स होता है उनके, चूँकि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, बाबा जी साहब के वो पोते हैं, तो जब उर्स होता है तो राजौरी पुंछ से कम बेश 2.5 लाख लोग जो है वो उर्स में होता है। घास काटने का मौका होता है, 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ होते हैं। अब यहाँ जो मियाँ अल्ताफ़ का जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा है कि पार्टी से ऊंचा होकर भी वो शख्स की सुनामी है। वो ऊंचे हैं, उसका वो अलग टॉपिक है, किसको आप वोट देंगे। जो आपको लगता है एज अ गुजर जो पहाड़ियों को मिला है उससे आपको इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। दूसरा कि अब जो ताकतें कुछ लोग कह रहे थे इंतशार, देखिए इंतशार जो पैदा कर रही थी उनको क्या? देखिए, गुजर को किसी गुजर बकरवाल को कोई इंतजार इसलिए नहीं है कि उनका 10% रिजर्व है। अब पहाड़ियों का नुकसान हुआ इस 10% से। अगर आप डीपली सोचेंगे तो उनका जो ALC का, OBC का, SC का, RBA का कोटा वो खत्म हो गया, तो 10% में इनको मिला क्या? ढाके 3 पात। अच्छा, आगे असेंबली इलेक्शंस हैं जी, उसमें क्या करने जा रहे हैं? उसमें असेंबली इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये एहतियात जो है बरकरार अगर रहा तो बहुत अच्छी बात होगी, तो नहीं एहतियात बरकरार होगा तो आप देख लें इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अपना काम गुजर कम्युनिटी। अब पहाड़ियों से मैं बात करूंगा, पहाड़ी तो अभी नहीं बीजेपी को दे रहे, आगे विधानसभा पोल्स में जरूर वो अपना कैंडिडेट यहाँ, तो आप उनको देंगे? देखिए, आप एक चीज़ आप याद रखें कि ह्यूमन नेचर जो है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक तो होता नहीं है। आगे सिचुएशन कैसी हो इस बात का कोई पता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से जो है वो फैसले लिए जाते हैं। अगर मान लो कि आज जो कांग्रेस में है कल बीजेपी में हो सकता है, कल बीजेपी में जो है वो आज कांग्रेस के गीत गा सकता है। ऐसा नहीं, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डायनामिक है, वक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, बात हो गई, अब मैं आपके पास फिर आऊँगा। ये मुद्दे जो है पॉलिटिकली ही हैं, लेकिन मैं एज ए सिटीज़न आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी एज ए सिटीज़न भी पूछूंगा, ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी है। यहाँ मुद्दे क्या हैं राजौरी के? अगर हम देखें, रिजर्वेशन का मुद्दा छोड़ दीजिए, वो हो गया। यहाँ क्या क्या, क्योंकि जब मैं पुंछ में था तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है, डेवलपमेंट नहीं है, लोग रोज़गार चाहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ राजौरी में क्या मेन इशू है? सर, मेन इशू यही है कि यूथ परेशान है बेसिकली। वो उसकी मेन वजह यही है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। दूसरा ये है कि महंगाई है। जब यूपीए फर्स्ट और सेकंड थी उस वक्त सिलेंडर जो थे वो 375 में मिलता था। इस तरह से मेन जो इशू है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। और क्या क्या बाकी और भी बड़े इशू हैं, जैसे आप रोडों के इशू देख लो। देखिए, बीजेपी से इस पर काउंटर लेता हूँ, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है,
और यहाँ अंडर डेवलपमेंट है, कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको आज तो आप नहीं लड़ रहे हैं, विधानसभा पोल्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, आप जम्मू से आए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है ना, आपने भी देखी होगी सड़कें। मतलब जो हमें यहाँ से 6 घंटे जम्मू पहुँचने में लगते थे, आज मुझे लगता है जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे लगेंगे। आज आप इंटीरियर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, 20-20 करोड़ रुपए के पानी के जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, एक एक पंचायत के अंदर 400-400, 500 लोगों को घर देने का काम अगर सरकार ने किया है तो ये छोटे काम है। उसके साथ साथ आप गोल्डन कार्ड की बात की जाए, एक गरीब को मुफ्त 5 लाख का इलाज। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथी यहाँ पे बात कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की, इनसे ये पूछा जाए, ये 70 साल मतलब तकरीबन 60 साल लोगों ने मुल्क के ऊपर राज किया, 60 साल तक लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, चाहे पानी की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे सड़क की बात की जाए, ये प्रोवाइड नहीं कर सके, तो किस मुंह से ये बात बोले? कांग्रेस के लोग इस पर काउंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 70 साल, तभी इन्होंने जो किया है वो लाजवाब है, जबरदस्त है। देखिए, कांग्रेस जो आज बीजेपी बेच रही है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, देश आज़ाद हुआ तो थी यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज अगर एम्स, IIT, जित हॉस्पिटल्स, मेरे दोस्त जिस स्कूल में पढ़ के, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के लॉ की होगी, वो भी कांग्रेस ने ही बनाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ये देखिए ये एक स्ट्रेटेजी होती है पार्टीज की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर जो हमारी रियासी पार्लियामेंट्री सीट थी, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट क्यों नहीं था? ये पार्टीज की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है सेंट्रल लीडरशिप का, जो उनका फैसला है। हम नीचे जो वर्कर हैं पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। और यहाँ तक रजौरी पुंछ के लोगों की बात है, चाहे पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात की जाए, चाहे हम गुज्जर समुदाय के लोगों की बात की जाए, यहाँ पे प्रोफेसर साहब मान रहे थे, एडमिट कर रहे थे कि गुज्जर समुदाय के लोगों को कोई एतराज नहीं, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मेरे सामने, यहाँ पे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि हम सब लोगों के साथ इंसाफ करने वाले लोग हैं, और प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। यही फर्क है भारतीय जनता। आप इससे मुतफिक हैं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंसाफ किया? देखिए, यहाँ इफ्तिखार साहब ने जो बात आपके सामने रखी, कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट सारे बनाए थे। अब इत्तेफाक से जो है इनके मौका में, जब इनको मौका मिला बीजेपी को, इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुए। ये नहीं मैं कह सकता, कह रहे हैं कि गुजरों को उनका हक नहीं छीना गया, रिजर्वेशन इनको पहाड़ियों को दी गई, लेकिन आपका देखिए, हमें पहाड़ियों का दुख है कि उनको जो दिया गया वो उन बेचारों के लिए उनका जो हक था वो हक उनका खाया गया, RBA का दूसरा तीसरा, और 10% उनको दे दिया, उसमें भी शहर शामिल कर दिया, सिटी के लोग शामिल कर दिए। पहाड़ी कहाँ जाएंगे? किसकी माँ को मौसी कहेंगे? रही बात ये कि गुजर का तो हक जो है वो तो अपनी जगह रह गया, 10% रिजर्व ही रह गया, उसमें किसी का शेयर नहीं है, गुजरों को कोई एतराज नहीं है। आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, लगातार हम देख रहे हैं कि आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि गुज्जर्स और पहाड़ीज को बांटने की कोशिश की गई, हालांकि जो हमने भी देखा कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ, इनको अपना हक मिल गया, लेकिन गुज्जर्स को अपना हक उनसे नहीं छीना गया। तो आप ये बताएं, कहीं ये तो नहीं कि आप भी भड़काने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो हमेशा यही रहा कि ये दोनों कौमें आपस में मिल के दूसरा, आपने आज तक क्यों नहीं किया जो बीजेपी ने किया? आप क्यों नहीं कर पाए? आपको दुख है? अगर आपने रिजर्वेशन दी होती तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा। देखिए, हमारी रीजनल पार्टी है, हमने रिकमेंड किया था, फारूक साहब ने भी किया था। अब ये सारा कुछ होना था सेंटर से, बीजेपी ने किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, हर जगह यही कह रहे हैं कि रजौरी के पहाड़ियों को ये दिया गया, क्या सिर्फ पहाड़ियों को दिया गया? क्या ये एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर नहीं लगाते? गद्दी सिपी के ऊपर नहीं लगाते? कोहलीज हैं उनके ऊपर नहीं लगाते? इन सबको तो दिया गया। आपने यहाँ आके वादा किया कि रजौरी, पुंछ और करना के पहाड़ियों को दिया जाएगा। इसके बाद इतने सारे लोग आपने बीच में लाए, आपने हर जगह से लाए, तो ये एहसान तो आपने उन पे भी किया ना। इस तरह से जाके आप वोट उनसे भी मांगे, जिस तरह से बार बार एहसान आप पहाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं। कैंडिडेट ये अपना दे नहीं सके, पहले तो इनको अपना कैंडिडेट देना चाहिए था। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बीजेपी वाले, इसीलिए अपना कभी कहते हैं हमारा प्रॉक्सी कैंडिडेट है, कभी वो बैट बल्ले को कहते हैं। आज की डेट में भी अभी बीजेपी के हमारे साथी ने ये कहा कि कांग्रेस भी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, एनसी ने छोड़ा है, एनसीपी तो 3 जगह से कॉन्टेस्ट कर रही है, कांग्रेस ने छोड़ा है। हमने एक दूसरे को छोड़ा, आपने किसके लिए छोड़ा है? आपका अलायंस किसके साथ है? ये तो बिल्ली थैले से बाहर तो आए, ये तो बताएं आप किसकी मदद करना चाहते हैं? मैं बीजेपी का थोड़ा इस पर टेक लेना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपने बर्बाद कर दिया 370, और मैं पूछ भी गया था, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे थे कि 370 पर आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है? देखिए, ये शफीक मीर साहब भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने DDC इलेक्शन में लोगों को गुमराह किया
कि आप हमारा एक डीडीसी, एक आप भी जानते हो कि काउंसलर अगर बनता है क्या वो 370 को वापस ला सकता है? और आज फिर से वही जो पहला इनका अलाप था वही अलापना शुरू कर दिया इन्होंने कि भी हम 370 के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, यहाँ पे पीने का पानी नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी, यहाँ पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। सेंट्रल सरकार ने जनाब मोदी साहब के नेतृत्व में ये सब चीजें लोगों को प्रोवाइड करने का काम इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर कहते हैं कि हमारी जगह हमें दे दो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की नौकरियाँ हमारे नौजवानों को दे दो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। वही चीज़ अगर नॉर्थ ईस्ट में मांगी जाती है तो वो देशद्रोही नहीं होते। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं मणिपुर में गया, मैं नेशनल कमेटी में रहा हूँ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। मैं मणिपुर में गया, मणिपुर में आप बाहर के आदमी जगह नहीं ले सकता। लक्षद्वीप में परमिट की ज़रूरत है, वहाँ इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ एक विशेष वर्ग को हिट करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर का आदमी ये कहता है कि हमारी नौकरियाँ हमें मिलनी चाहिए, इन्होंने जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया है। ठीक है, डिग्रेड किया है। ये कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है नहीं, काम हुए हैं। पहाड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हो सकता है बीजेपी को मैंडेट उनका सपोर्ट मिलता है। गुजर लग रहा है खुशी हैं, और गुजर कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मौके को ज़ाया नहीं होने देते। आगे चल के मौके इनको भी लगता है कुछ और आने हैं उनके लिए। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि इस बार हवा इनके फेवर में है। कई गिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके भी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इनका कैंडिडेट आता है तो इनके मसले और मसाइल की तरफ जो राजौरी बेल्ट में या पुंछ बेल्ट में लोगों के मसले और मसाइल हैं उसका हल होना चाहिए। और आम लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई पे काबू होना चाहिए। अब क्या होता है, ये 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे, 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर राजौरी पुंछ के लोगों ने किसको वोट दिया है। तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। हमारा ये चुनावी सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे और मेरे कैमरामैन आशू को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।